सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हमने बताया था कि आज हम फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे भिन्न की डेफिनेशन यानी परिभाषा, भिन्न क्या होती है और कितने टाइप की होती है। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं भिन्न। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ये Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी अनंत, यानी अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड। उसको हम अनंत को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q, यानी ये होता है अंश न्यूमरेटर और ये होता है हर डिनोमिनेटर, तो जिसको हम अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन होती हैं, वो भिन्न होती हैं। जहां पर जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो जीरो हो सकता है। ठीक है ना? जैसे आप कुछ भी देख लो, 1/2, 3/4, है ना, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है, यानी ये भिन्न है। ठीक है, चलिए अब एक तो होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। तो पहले साधारण भिन्न के बारे में बात करेंगे, फिर दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो ये सब क्या है? साधारण भिन्न के ही एग्जाम्पल हैं, साधारण भिन्नों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो साधारण भिन्न ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो सारे के सारे लिखे जाएंगे। ऐसे फ्रैक्शन ऐसे सिंपल फ्रैक्शन यानी जो भी साधारण आएंगे, मतलब जिसके अपॉन में 10 की कोई पावर ना हो, तो वो साधारण भिन्न हो जाएंगी, वो सिंपल फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, जैसा आप एग्जांपल में लिख सकते हो 1/2, 3/4, 2/8, 7/9, है ना, बहुत सारी अनंत अनंत हो सकते हैं। तो ये होते हैं साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। अब इनमें और भी हम टाइप पढ़ेंगे, तो आप नोट करते चलें प्रॉपर, कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो फिर आप लोग बताना। तो पहला हो गया साधारण भिन्न, दूसरा उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी उचित भिन्न को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे ऐसे फ्रैक्शन जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना। जो जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि 2/3, 4/7। देखो, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जहां पर हर ग्रेटर देन है किससे? अंश से। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक, यानी हर जो है वो बड़ा है अगर अंश से, तो वो फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं और डेफिनेशन भी हो गई। अब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन नहीं लिखाई है ना, तो आप लोग अपना आप लिख भी सकते हो, इतना है ना, बहुत छोटी चीजें हैं कि ऐसे भिन्न जिनके हर उनके अंश से बड़े होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, यानी उचित भिन्न होती है। तीसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो अंश है, जिनका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से यानी हर से। जिनका अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, ऐसे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे कि 5/3, 7/2। देखो आप, इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखो 5 बड़ा है ना 3 से, 7 बड़ा है 2 से,
तो जिनका जो अंश है या ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, है ना। यहाँ कह सकते हो नीचे वाली संख्या बड़ी है, यहाँ कह सकते हो ऊपर वाली संख्या बड़ी है। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न हो गया। दिख रहा है इधर? हाँ ठीक है, करिए, नोट करो, ठीक है। चलो ऊपर से मैं हटा देता हूं। फोर्थ है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होती हैं? तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन जो एक पूर्णांक यानी इंटीजर, जो एक पूर्णांक यानी आई मतलब इंटीजर, पूर्णांक प्लस एक फ्रैक्शन, और वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न को मिलाकर बनता है। एक पूर्णांक और एक भिन्न को मिलाकर बनेगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 2 से ही 3/5, है ना, 5 से ही 2/7, इस तरह। तो ये आपने पढ़े होंगे, इनको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम इस तरह लिखते हैं, और सॉल्व करने का इनका मेथड आप यही समझ लो, सॉल्व करने का मेथड। वैसा मैं जब क्वेश्चन में सिखाऊंगा, कराऊंगा उसमें भी, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, कि 5 गुना 2 10 और 10 + 3 13। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 यानी 13/5, ठीक। या 7 पंजे 35, 35 और 2 37 यानी 37/7। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं, यानी अनुचित भिन्न से बनते हैं। देखो आप लोग, ये अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा, है ना, तो इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी अंश बड़ा आएगा। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे ना, तो 5 दूनी 10 और 13 3 13, 13/5। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना अनुचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो कभी कभी आपसे लैंग्वेज वाला कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि मतलब सही और गलत, ट्रू और फॉल्स में आ सकती है चीजें, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्र भिन्न बनाई जा सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, है ना, सही या गलत। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, उनसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अनुचित भिन्न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कोई कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ में आपको एग्जाम्पल लिखते चल रहा हूँ, है ना। डेफिनेशन अगर एक बार बाई चांस समझ नहीं आती है तो कोई समस्या नहीं है, हम एग्जाम्पल से देखकर समझ सकते हैं। चलिए, तो ये समझ आया मिश्र भिन्न क्या होती है। देखो पूर्णांक इंटीजर, जैसे 2 एक इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, और फ्रैक्शन 3/5 एक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। मिक्स मतलब मिला दिया दो फ्रैक्शन को, ठीक है। चलिए नोट करो। 5 है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न मतलब कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न क्या होती है, संयुक्त का मतलब होता है मिलाकर, भिन्न को मिलाकर बनाया गया है। मतलब कह सकते हो कि या तो उसका अंश या उसका हर या वो दोनों ही अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना। अब मैं हल्का सा लिख देता हूं, या तो अंश यानी न्यूमरेटर, या उसका हर डिनोमिनेटर, या दोनों अगर भिन्न की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगी, कंपाउंड फ्रैक्शन यानी संयुक्त तो भिन्न होगा। जैसे कि जैसे लिखा हुआ है 2/3/4, है ना, या लिखा हुआ है 3/4/5, या लिखा हुआ है 2/3/4/5। अब देखो समझ लो, बहुत सारी अनंत हो सकती हैं ऐसी चीजें। हमने लिखा अंश, या तो अंश भिन्न होगा, या हर भिन्न होगा,
या दोनों ही भिन्न होंगे, है ना। या तो अंश न्यूमरेटर फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होगा, या दोनों ही क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। अब देखो यहाँ अंश फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है अंश, और दूसरे में हर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, और तीसरे में दोनों अंश भी फ्रैक्शन में है और हर भी फ्रैक्शन में है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन आएंगे उनको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। और हमें बहुत सारी समस्या आती हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करें, बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं इसी में, है ना। तो मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं एक आपको थोड़ा शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में चीजें दे रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन किस किस टाइप के होते हैं, इनको समझाएंगे, इनके क्वेश्चन किस तरह करने हैं वो बताएंगे। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। एक होता है सतत भिन्न, सतत भिन्न मतलब कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ये आपने देखे होंगे, है ना। मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे 1+2/1+1/3+1/4, है ना। इस टाइप के जो फ्रैक्शन आएंगे उनको हम सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको सॉल्व करने के मैं तरीके बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न। चलिए अभी हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं ये सारे के सारे टाइप क्या थे, ये सब सिंपल फ्रैक्शन थे, सारे के सारे साधारण भिन्न थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आपको, तो ऐसे फ्रैक्शन यानी ऐसे भिन्न जिनका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 10 की कोई पावर में होगा, जैसे कि 3/10, 7/100, 9/1000, है ना। इस तरह के जो फ्रैक्शन है इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो अपॉन में 10 या 10 की कोई भी पावर होगी, देखो यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, समझ आया। तो डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न क्या होती हैं, जिनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 10 या 10 की कोई भी पावर में होगा, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि आपको फ्रैक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, लेकिन समझने के लिए एक टॉपिक है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है ये चीजें समझानी जरूरी थी, ठीक है। आया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कभी नहीं आ सकता, एग्जामिनर का मूड है, वो कुछ भी क्वेश्चन रख सकता है। चलिए अब जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये आ जाता है, ये पूछ लेता है। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो होते हैं भैया दो टाइप के। अब दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। एक होता है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न मतलब शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न का मान को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, तो शांत दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जो जिनको अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर आते हैं, मतलब वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 0.2 है ना, मतलब जैसे 1/5 है, तो 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा इसका, ठीक है। या जैसे लिखा हुआ है कि 1/4 है, तो 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा,
ये शांत हो गया यहाँ पर, मतलब ये एंड हो गया इसका। अब हम और नंबर कोई नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, जिनके लिमिटेड नंबर होंगे, लिमिटेड डिजिट होंगी पॉइंट के बाद, देखो 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो, लिमिटेड होगा बस, उसके बाद फिर कोई नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव होते हैं, ठीक है। अब अशांत दशमलव कौन से होते हैं? तो ऐसे फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद शांत होते ही नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद नंबर कुछ ना कुछ रिपीट होते जाते हैं। जैसे, चलो हाँ, इसके भी दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप कौन कौन से होते हैं भाई? तो ये समझ लो, तो इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है रिकरिंग, रिकरिंग टर्म, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन रिकरिंग। इधर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है, तो रिकरिंग को कहते हैं हम आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती दशमलव भिन्न, और इसको कहते हैं अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब ये आवर्ती और अनावर्ती क्या होते हैं? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? तो रिकरिंग का मतलब होता है नंबर रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कि हमने लिखा 0.323232, तो ये 3232 बार बार आते चले जाएंगे। तो इनको सॉल्व कर, मतलब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.32, ये 32 रिपीट हो रहे हैं ना, 3232, तो इसके ऊपर हम बार लगा कर भी लिख सकते हैं। तो जितने भी बार वाले नंबर आते हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे? कहीं ना कहीं रिकरिंग होंगे, वो बार बार आ रहे होंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अनावर्ती दशमलव मतलब इनका कहीं एंड ही नहीं होगा, नंबर रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि हमने लिखा 0.3261437682 देखो ऐसे। अब आप बता सकते हो कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नंबर तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा। पैटर्न रिपीट का मतलब है, जैसे कि 32614 आ गया, है ना, अब फिर से 3 आ गया, तो यहाँ 3 के बाद 2 था, तो यहाँ 3 के बाद 7 आ गया। चलो और कोई नंबर देखो, 6 है, 6 के बाद 1 है, तो यहाँ 6 के बाद 8 है। और कोई नंबर चेक कर लो, यहाँ 2 है, 2 के बाद 6 है, तो यहाँ 2 के बाद 5 है। तो कोई एक सीक्वेंस नहीं बनता है, मतलब नंबर तो आ रहे हैं बार बार, नंबर तो आएंगे, डिजिट तो चेंज होंगी बार बार, लेकिन एक पैटर्न नहीं बनेगा। तो उसको कहेंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, या अनावृत्ति दशमलव भिन्न। अच्छा, जैसे कि अब और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रूट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, जिनको हम डायरेक्टली, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते और वो रूट के अंदर आ जाएं, तो वो सब क्या होते हैं? नॉन नॉन रिकरिंग नंबर होंगे, अनावर्ती दशमलव भिन्न होंगी। और एक पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसके ऊपर मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी तब भी मैंने पाई के ऊपर लेक्चर दिया था आपको, कि पाई की वैल्यू 22/7 है। लेकिन 22/7 को देखोगे आप, तो 22/7 रेशनल और इरेशनल नंबर बताया था, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है वो लगभग मान है, 3.14 भी देखा होगा आपने। तो इसलिए पाई की जो वैल्यू है वो आती चली जाएंगी, कोई रिपीट भी नहीं होंगी, कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो रूट वाले नंबर, पाई वाले नंबर सारे क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इधर दिख रहा है नीचे? नहीं, अच्छा हाँ, पाई कट रहा थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं है। ये √2 है, ये √3 और ये पाई है ना। ये इधर से थोड़ी सी चीजें कट रही हैं, चलो ध्यान रखेंगे अगली बार। तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में जाना है कि फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से किस तरह होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए,
अब हमने फ्रैक्शन के टाइप पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि फ्रैक्शन की तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, है ना। बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाती है तो हम गलती कर देते हैं या क्वेश्चन को बहुत लेंथी मेथड से ले जाते हैं। तो हम आपको इसका बहुत शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ, है ना। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आप भी इस तरह नोट करना, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी इसी तरह नोट करना। अब जैसे कि अंश और हर के बारे में पता चल गया हमें, अंश कहाँ होता है, हर कहाँ होता है ना। अब मैं थोड़ी सी चीजें बताना शुरू करूंगा तो आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि लिखा हुआ है 1/2, 3/2, 2/2, 4/2, है ना। ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो ये कैसे बताएंगे आप लोग। तो यहां ध्यान रखना, यहां आप देख रहे होंगे सबके जो डिनोमिनेटर हैं, सबके जो हर हैं बराबर हैं। अगर हर बराबर हैं, अगर हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर सबके बराबर हैं, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको देखकर बताना है, ठीक है। देखो यहाँ अंश बड़ा है, या आप ऐसा समझो जब सब जगह दो है तो ऐसा समझ लो दो है ही नहीं। तो जब दो है ही नहीं नीचे, तो 1 3 2 4 में सबसे बड़ा नंबर 4 हो गया, सबसे छोटा नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा, जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा, वो नंबर सबसे छोटा होगा। बताइए, यहां देखकर बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं चारों में कैलकुलेशन नहीं करने के तरीके बताऊंगा, उसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो एक और मेथड बताऊंगा, है ना, उससे कर लेंगे। तो यहाँ अगर फ्रैक्शन बराबर, मतलब इनके जो डिनोमिनेटर बराबर है, अगर न्यूमरेटर बराबर हो इस बार, जैसे कि 2/3, चलो आप ये कहोगे सर 2 ही ले रहे हो, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है जो इसके अंश हैं, जो न्यूमरेटर हैं वो बराबर हैं। तो अगर न्यूमरेटर यानी अंश बराबर हैं, तब हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं कि जब किसी संख्या को आप बड़ी संख्या से भाग करेंगे या किसी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, तो जब हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे सेम नंबर को, तो आंसर आएगा छोटा। सेम नंबर को अगर हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर आएगा बड़ा। या आप सब कुछ भूल जाओ, आप ऐसा समझो कि 10 सेब हैं, 10 सेब बांटने हैं, है ना, 2 ग्रुप हैं, 10 सेब इन्हें देने हैं, 10 सेब इन्हें देने हैं। अब एक ग्रुप में तो है 2 लोग और एक ग्रुप में है 5 लोग, तो जो 2 लोगों में सेब बटेंगे तो कितने कितने आएंगे, 5-5 सेब आएंगे। और जब वही 10 सेब 5 वाले ग्रुप में बटेंगे तो 2-2 सेब आएंगे। तो देखो, जब हम बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं तो छोटा नंबर आया, और छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं तो बड़ा नंबर आया। तो यही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है कि जब अंश जो है न्यूमरेटर बराबर होते हैं, तो जिसके हर में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटा होता है, और जिसका मतलब हर अगर छोटा है तो वो बड़ी संख्या, डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ी संख्या, डिनोमिनेटर बड़ा है तो छोटी संख्या, है ना। डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ी संख्या, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो छोटी संख्या आने वाली है। बड़ी संख्या से भाग करोगे तो छोटी बनेगी, छोटी से भाग करोगे तो बड़ी बनेगी। समझ आया। चलिए, अभी तक क्या था, यहाँ पर अंश यानी डिनोमिनेटर बराबर थे या न्यूमरेटर बराबर थे, मतलब एक में अंश बराबर थे, एक में हर बराबर थे। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आए ना, ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए, जैसे मान लो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ना तो यहाँ अंश बराबर है ना यहाँ हर बराबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबके सब क्या है, चेंज है। तब क्या करेंगे, तब आपके माइंड में एक मेथड आता है कि हम जो इनके डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लेंगे, या इनके न्यूमरेटर है उनको सॉल्व कर लेंगे, या तो अंश को बराबर कर लेंगे या हर को बराबर कर लेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है ना। आप लोग थोड़ा सा लॉजिक पर फोकस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे नीचे वाला जो नंबर है वो एक एक डिजिट बड़ा है, जैसे कि 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8। और इस तरह तो सीक्वेंस बन गया, सब नीचे वाला नंबर एक एक बड़ा है, इस तरह सीक्वेंस देख लो
एक और दो तीन, तीन और दो पांच, पांच और दो सात, दो और दो चार, चार दो छह, छह और दो आठ। चीजें जो है वो पूरे क्या है, एक पैटर्न में है ना, एक पैटर्न फॉलो कर रही है सारी की सारी चीजें। तो ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक बड़ा है या सात बड़ा है, तो आप कहोगे सात बड़ा है, आप कहोगे एक छोटा है। अच्छा, मैं कहूं कि भाई दो बड़ा है या आठ बड़ा है, तो आप कहोगे आठ बड़ा है, दो छोटा है। कहीं तीन चार पांच छह की कोई बात आई? कुछ भी बात नहीं आई है। तो हम इन दोनों फ्रैक्शन में से चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि हमने लिखा एक बटे दो और फिर हमने लिखा सात बटे आठ, इनको ही चेक कर लेंगे। तो दो फ्रैक्शन को चेक करने का सबसे आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आठ की मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो आठ की गुणा जब एक से करेंगे तो इसके ऊपर लिख देंगे आठ ही का ना आठ। दो की गुणा करेंगे सात से, तो दो सत्ते 14। अब आप यहां देखो, जो मैंने गोले के अंदर संख्याएं लिखी हैं, सर्कल के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं, ये 8 है और ये 14 है, ये 8 है, ये 14 है। तो कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है आपको? 14 बड़ा है। और 14 किसके ऊपर लिखा है? 7/8 के ऊपर। तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा सबसे, और ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसको हम आसानी से पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए बिना भी कर सकते हैं। बताइए, समझ आया? भाई देखो, ये तो बीच वाली संख्या थी, इनको तो ऐसे लिखा रहने दिया हमने। हमने स्टार्टिंग वाले को उठा लिया और सबसे लास्ट वाले को उठा लिया, लेकिन आप पहले प्रॉपर सीक्वेंस चेक करेंगे। अगर सीक्वेंस नहीं है तो हम यहाँ आएंगे फोर्थ प्लेस पर, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पहले फ्रैक्शन का लिखो, लास्ट वाले फ्रैक्शन को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आठ ही का ना आठ और दो सत्ते 14। जिधर मल्टीप्लाई हो रही है वहीं लिखा जाएगा। आठ की मल्टीप्लाई एक से हो रही है तो एक के ऊपर लिख दिया, दो की मल्टीप्लाई सात से हो रही है तो 14 के ऊपर लिख दिया। तो आठ बड़ा है कि 14 बड़ा है? तो 14 बड़ा है, 7/8 के ऊपर लिखा है, तो 7/8 बड़ा फ्रैक्शन होगा और 1/2 छोटा फ्रैक्शन होगा। सोल्व हो गई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फोर्थ प्लेस पर। यहाँ क्या करना है? यहाँ ना तो अंश बराबर है, ना हर बराबर है, और ना ही कोई सीक्वेंस बनता है। रैंडमली नंबर है कोई भी, तब क्या करेंगे? देखो, 2/3, 5/9, 3/7, 8/11। ये आपको दिख रहे हैं? क्या कोई सीक्वेंस बनता है? अगर मान लो आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो कि दो के बाद तीन आया, तीन के बाद पांच, पांच के बाद आठ, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ चार का डिफरेंस है, यहाँ चार का डिफरेंस है, और यहाँ तीन का डिफरेंस है। ये भी कोई मतलब कोई कंडीशन नहीं बनती है, तब क्या करेंगे? अब देखो, सबसे आसान तरीका है डिवाइड वाला मेथड, भाग करने वाला मेथड। अब भाग करने वाले मेथड को अगर मैं आपसे कहूंगा तो बहुत सारे बच्चों का तो खून ही सूख जाएगा कि अब हम भाग करेंगे, बताइए, है ना? इस भाग करने से तो वैसे बचते हैं, छोटी छोटी संख्याओं को भाग करने से। तो एक मैं बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूं, यहाँ फॉलो करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए क्या करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो को भाग करो आप तीन से, मैंने कहा दो को भाग करो आप तीन से, तो बहुत सारे बच्चों को समस्या आएगी, आती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको 20 को भाग करो आप तीन से, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली भाग कर सकते हैं कि 3×6 = 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना? तो वही करना है हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है इनमें सब में जो न्यूमरेटर है सब में 10 से भाग कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। यानी इसको 20/3 लिख देंगे, इसको 50/9, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना प्रॉपर, इसको 80/11 लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे क्या करना है, भाग करनी है हमें। अब भाग करेंगे जब हम, तो 3 से भाग करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3×6 = 18। 9 से भाग करेंगे तो 9×5 = 45, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7×4 = 28, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11×7 = 77, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है, 5 है, 4 है, 7 है? तो सबसे छोटा नंबर है 4। तो सबसे छोटा नंबर 4 है, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा, ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 7। 7 नंबर सबसे बड़ा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तुक्के मत लगा लेने लगना कि कभी सोचो क्या तो छोटा पहला होगा या छोटा बाद वाला होगा, है ना? कभी ऐसा सोचने लगो, क्योंकि अभी तक इन तीनों में क्या हुआ था, छोटा बड़ा पहले और लास्ट वाले फ्रैक्शन में से आया था, है ना? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो वो तो बाई चांस समझ लो, है ना? तो बताइए, आसान है कि नहीं ना? ये बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है,
कि ऊपर एक एक जीरो बढ़ाओ और डिवाइड कर लो। भाई यहाँ 3 से 6, 3 6 18, 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ 5 पॉइंट समथिंग, या 4 पॉइंट समथिंग, या 7 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग में जो भी आए उससे हमें मतलब क्या है, हमारे तो ये नंबर यहाँ यहीं से देख कर पता चल गया ना, 6 5 4 7। तो सबसे छोटा 4 है, छोटा हो गया। सबसे बड़ा 7 है तो 7, ये वाला 8/11 बड़ा हो गया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब जब आपको ये पता चल गया है, जब हमने फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर लिया, तुलना कर ली भिन्नों की, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और कई बार कॉमन ना लगाकर वो साइन दे देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, तो मैं वो चीज समझाता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हाँ, तो अभी थोड़ा सा समझ लो, आपको पता भी है वैसे, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल करा रहा हूँ आपको, बस आपका रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो, है ना, कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। अब आप लोग बताएंगे क्रम कैसे बढ़ेगा। क्रम कैसे बढ़ेगा, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, है ना, इस तरह छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्रम बढ़ रहा है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, है ना, इस तरह क्रम बढ़ रहा है, तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ये तो सभी को पता है, 1 2 3 4 उसने कॉमा लगा के दे दिया, लेकिन कई बार वो ना चिन्ह के साथ देता, साइन बना देता है। वो साइन इस तरह बनाएगा, 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5, इस तरह। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई बार ना ऑप्शन इस तरह लिख देता है कि बताओ इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है। अब उनके जो नंबर्स के प्लेस हैं, स्थान है, वो तो अपनी अपनी जगह है, 1 2 3 4 5 सेम है, बस क्या डिफरेंट है, साइन ही तो डिफरेंस है, साइन भी तो डिफरेंस है। तो इसमें घबराना नहीं है, आप लोगों को बहुत आसानी से चेक कर सकते, बता सकते हो क्या बताना है, कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला है ना, वो नंबर बड़ा होगा। मतलब जैसे ही लिखा हुआ 5 > 4, जिसकी तरफ भी मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा। अब आप लोग देख के बता सकते हो कि इन दोनों के में ये बड़ा होगा तो इसकी तरफ मुंह खुला है, इन दोनों में ये बड़ा होगा तो इसकी तरफ तो मुंह बंद है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन, ये वाला जो कंडीशन है, ये गलत बना रखी है उसने। तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है वो इन चिन्ह में बनती है, साइन में बनती है। तो आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। देखो, इसकी तरफ मुंह खुला है, देखो मुंह खुला है ना, तो ये बड़ा होगा, इसकी तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा होगा, है ना, बता सकते हैं आसानी से। चलिए, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये चिन्ह हो जाएंगे साइन, इस तरह इसको हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसको हम कहते हैं घटता क्रम। घटता क्रम। अब क्रम कैसे घटेगा, भाई क्रम कैसे घटेगा, जब बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम घट जाएगा, है ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 5 4 3 2 1, देखो जो संख्याएं हैं लगातार घटती जा रही हैं, तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम। अब इसका चिन्ह हम कैसे लगाएंगे, आप लोगों को पता है, 5 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है 3 से, फिर 3 बड़ा है 2 से, फिर 2 बड़ा है 1 से। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसका अवरोही क्रम। बताइए,
समझ आई चीजें, आरोही और अवरोही क्रम समझ में आया। तो अभी हमने सिंपल डिजिट उठाई हुई है, अभी हम इसको फ्रैक्शन में लेकर के लेके चलेंगे ना, फ्रैक्शन हम किस तरह करेंगे। तो आज हमें बहुत सी बेसिक की चीजें सीखनी है, जिससे कि हम जब कल क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, फ्रैक्शन का कंपैरिजन यानी तुलना करना हम जान गए कि छोटा भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। भाई जब हमें यही पता नहीं चलेगा कि छोटा नंबर कौन सा है बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम ये कैसे बता देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिख देंगे, है ना। तो पहले पता होना चाहिए ना आपको छोटा और बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़ी सी एक दो बेसिक चीजें और समझाते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे फिर। ठीक है, फिर हम कल इनके क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और आप भी थोड़ा सा ये वीडियो को देखकर नोट करना चीजों को, ठीक है, और थोड़ा सा रिवाइज करना जरूर, क्योंकि जो चीजें याद करने वाली हैं, जो चीजें पढ़ के समझने वाली हैं, उनको हम समझाएंगे। जो चीजें याद करने वाली हैं वो चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। देखिए ये मत सोचना कि सर याद करने के लिए कह रहे हैं, मैं याद करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ भाई नंबर लाने हमें, अगर मैं टेट की बात करूं तो हमें 90 नंबर लाने हैं जनरल वालों को 150 में से। ठीक है, तो यहाँ तो कोई मेरिट का चक्कर नहीं होता, 90 तक पहुंच गए आप जो है सफल हो गए, आपकी मेहनत सफल हो गई बस। ठीक है, तो हमें 90 तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप दूसरा एग्जाम देंगे तो वहां क्या होती है, नंबर्स की होड़ होती है कि जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना बढ़िया। तो वो ज्यादा नंबर कब आ पाएंगे, जब चीजों को आप याद करने के प्लेस पर याद भी करेंगे और समझने के स्थान पर समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर किसी दिन लाइव सेशन रखते हैं किसी दिन, है ना, सारी चीज समझाएंगे। अभी बस पढ़ाई पर फोकस करते हैं। चलिए देखिए जैसे लिखा हुआ है 3 सही 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 3 + 2/5 भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस करके, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखना आप कि जहां पर इन कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इनको नजरअंदाज करेंगे, आप इनको छोड़ेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता है ना। इसलिए समझते चले। देखिए हाँ 3 सही 2/5 है, तो इसको 3 + 2/5 लिख सकते हैं, नहीं 3 × 2/5 को 3 + 2/5 लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भाई किसी के बीच में प्लस है तो उसको हम सही बटे में या मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, देखो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जो आएगा 2 को ऐड कर देंगे, तो 5 × 15, 15 और 2 17, 17/5। बताइए समझ आया। अब देखो हमने कहा हम इसको ये लिख सकते हैं। अब अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पर ये आ गया, ये आ गया, और ऑप्शन में ये थोड़ी ना होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे, इसको लिख सकते हैं 17 सही 2/7, 2/7। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में प्लस करके लिख सकते हैं। कहीं पर हमें बीच में प्लस करके लिखना पड़ेगा, कहीं पर हमें डायरेक्ट भी आंसर के लिए हमें डायरेक्ट आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस में तो कोई समस्या नहीं है, प्लस वाले को डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट वाले को प्लस ऐसा लिख सकते हैं। समस्या आती है माइनस वाले में, है ना। चलो माइनस वाला समझाते हैं, इसको नोट करो। देखो माइनस वाले में क्या समस्या आती है, जैसे लिखा हुआ है, मान लो 3 - 2/5 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको डायरेक्ट आप मिक्स फ्रैक्शन में बता दो, इसको सही बटे में बता दो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे, मतलब 5 तो हम एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 और -2 ऐसा करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, 15 में से 2 गए, कितना बचा 13/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में सही बटे में हल करने की बात आएगी, तो देखो सही बटे में हल मैं बता देता हूँ, सही बटे में कैसे लिखते हैं। 5 से जब हम 13 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, और कितना बचा, तो जो भी ये नंबर है ना, इसको सही बटे में लिखते हैं, और हम 5 से भाग कर रहे थे तो 5 से तो भाग ही करेंगे। अब क्या बच गया है, 3 बच गया रिमाइंडर, तो उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/5। देखो अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से समझो, भाई हमने क्या करा, भाग कर लिया, ये डिवाइड कर लिया, 5 दूनी 10 और घटाया तो कितना बचा, 3 बचा। तो जो भी नंबर यहाँ आएगा ना, जो भागफल आता है, जो क्वोशिएंट आता है,
तो भागफल को सही बटे में लिखते हैं। और शेषफल, अब देखो 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 तो रहेगा ही नीचे, जिससे भाग करते हैं नीचे लिखते हैं, और जो शेषफल बचा रिमाइंडर उसको ऊपर लिख लेंगे। तो 2 सही 3/5 हम इस 13/5 को ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। चलिए और समझाते चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो हाँ, हमने कहा कि भाई अगर मान लो आपको कैलकुलेशन करते टाइम, ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं आपसे सवाल, कभी सोचो आपकी सर ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं क्या, और कहने के लिए कह भी सकते हो कि पूछ भी सकते हैं, सकने में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करते टाइम अगर आपको ये आ गया सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे, है ना, तब आपका आंसर आएगा। चलो ये तो छोटा नंबर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब अगर बड़ा फ्रैक्शन आ जाए, मान लो मैं कहूं कि 147 माइनस 31/291, मैं कहूं बताओ इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने में तो हो सकता है आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो इसको देखो सॉल्व करने का मेथड है, पहले आप यहां समझ लो। देखो इसे 147 से यहां लिख लेते हैं, 147 माइनस 31/291, इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं ना। देखो अब इसका ट्रिक समझ लो, ध्यान देंगे बोर्ड पर, जो भी नंबर ये है इसमें से करो एक माइनस, 3 में से एक माइनस कर लिया हमने 2, 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से तो भाग करेंगे, नीचे 5 तो रहेगा ही, और इन दोनों को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 2 कितना बन जाएगा 3। देखो 2 सही 3/5। बताइए समझ आया। तो मैं मानता हूं कि इससे जल्दी आप इसे कर सकते हो। चलिए और भी लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 8 माइनस 7/11, तो क्या करेंगे हम, इसमें से -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। अब 11 से तो भाग कर रहे हैं तो 11 से तो भाग करेंगे ही, और 11 में से 7 को माइनस कर लो, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। तो 7 सही 4/11 ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया, बहुत आसान है, कर सकते हैं सभी लोग। अच्छा चलो इस पर आ जाते हैं, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 146, 146 सही, 291 से तो भाग ही कर रहे हैं, और 291 में से 31 माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 3 6 और 2, तो यह आ जाएगा 146 सही 260/291। ये आपके लिए होमवर्क है कि इस वाले क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से करके लाएंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह करेंगे। और अगर किसी का आंसर नहीं आएगा, आंसर तो पता चल गया आपको ये, अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो, या जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना। चलिए तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, बाकी चीजें हम कल करते हैं। और कोई भी समस्या है तो मैंने बता चुका हूँ आपको, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल फिर हम क्या करेंगे, अब हमने इसका चैप्टर का हमारे पास ओवरव्यू आ गया कि फ्रैक्शन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले होंगे और क्या क्या चीजें हम करेंगे, ये हमने इसका आज बहुत बेसिक पढ़ लिया। अब कल हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।